हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा आपको पता है, मेरे पढ़ाने का तरीका है कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप अच्छे से लगा लो तो आने वाले एग्जाम की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको भी पता होगा कि ये तरीका वाकई इफेक्टिव है। यूजीसी नेट की जो लैंग्वेज है, जिस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करता है, बहुत अच्छे से हम लोग को आइडिया हो जाता है। प्लस कौन कौन से कंसेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं उसका भी बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है। तो आज हम लोग जून के यानी कि जो रिसेंट क्वेश्चंस हैं, खासकर लॉजिकल रीजनिंग के, वो देखने वाले हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो हमारा पेपर आने वाला जो पेपर है उसकी तैयारी हमें कैसे करनी है और कैसे हमें बढ़ना है। ठीक है, तो चलो गाइस आगे बढ़ते हैं और लॉजिकल रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेटेस्ट वाले हम एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं। और जिनकी भी अभी बेसिक से तैयारी चल रही है, उनको नहीं पता है कैसे पेपर वन पढ़ना है क्या, तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे फुल कोर्स बना दिया है। बेसिक कोर्स है ये, आपका फाउंडेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी दिन में 2 बार लगाएं, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। तो फ्री में टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या फिर अगर व्हाट्सएप ज्वाइन किया है तो व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आप दिन में 2 बार टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, बिल्कुल उसी डिजाइन में जिसमें आपको ऑनलाइन एग्जाम में लगाने को मिलता है। तो दोनों टाइप की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। इसके अलावा ऐप स्टोर पे जो हमारी ऐप अवेलेबल है उस पर पेड सर्विसेज भी हैं। तो फुल कोर्स अवेलेबल है पेपर वन का। इसके अलावा सेक्शन वाइज अगर आपको टेस्ट सीरीज लगानी है वो भी अवेलेबल है। इसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा लेते हैं। सो गाइस, ये क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं। जून 2025 का लॉजिकल रीजनिंग से ये क्वेश्चन है, फैलेसीज से। तो फैलेसीज की नॉलेज बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस पक्का आपके पेपर में आएंगे। तो यहाँ 4 फैलेसीज दी हैं: एड होमिनेम, स्ट्रॉमैन, फाल्स कॉज एंड रेड हेरिंग। इनके मतलब यहाँ दिए हैं: मिस्टेकिंग कोरिलेशन फॉर कॉजेशन, कारण परिणाम का संबंध बना देना गलती से। अटैकिंग द पर्सन इंस्टेड ऑफ इशू, इशू का मुद्दा ना बना के किसी व्यक्ति के ऊपर ही अटैक करना। मिस रिप्रेजेंटिंग समवन्स आर्ग्यूमेंट, किसी के आर्ग्यूमेंट को तोड़ मरोड़ के पेश करना, उसको सही से प्रेजेंट ना करना, या कह सकते हो अर्थ का अनर्थ बना देना। डाइवर्टिंग अटेंशन टू अनदर इशू, किसी दूसरे इशू पे अटेंशन डाइवर्ट कर देना, किसी इशू पे मुद्दे पे बात करने के बजाय उसे भटका देना। तो क्या होगा सही जवाब, आइए देखते हैं। सबसे पहले एड होमिनेम फैलेसी क्या होता है? एड होमिनेम का मतलब ही है कि किसी ह्यूमन पे, किसी व्यक्ति पे प्रहार करना, है ना, किसी व्यक्ति विशेष को बलि का बकरा बना देना आर्ग्यूमेंट से बचने के लिए। तो यहाँ पे ए का जो है ऑप्शन होगा सेकंड, अटैकिंग द पर्सन इंस्टेड ऑफ इशू। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति कह रहा है कि पॉल्यूशन मत करो। ठीक है, ये व्यक्ति क्या कह रहा है? पॉल्यूशन मत करो। बट अगर इस व्यक्ति को हम देखें तो व्यक्ति क्या है? ये व्यक्ति अल्कोहल लेता है ना, या ये व्यक्ति ड्रंकार्ड है ना, पीता रहता है। तो कोई व्यक्ति जो है इसकी बात को, ऐसा हो सकता है कि लोग ना समझें और बोले कि अरे तुम तो गलत बात कर रहे हो, कि ये तुम्हारा जो आर्ग्यूमेंट है वो झूठ है। क्यों? क्योंकि तुम तो एक गलत व्यक्ति हो और तुम तो जो है शराब पीते हो, या तुम गलत, तुम्हारी आदतें गलत हैं, या तुम देर से उठते हो तो तुम्हारी बातें गलत हैं। तो इसका मतलब कि आर्ग्यूमेंट को ना लेकर के अटैकिंग द पर्सन, उस पर्सन पे ही अटैक कर देना, दिस इज एड होमिनेम। इसका अच्छा एग्जाम्पल आपके घर में ही हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी दिन जो है आप बहुत महान बातें कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को ही कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सही तरीका क्या है, गलत तरीका क्या है, और पलट करके आपकी मम्मी आपको बोलती हैं कि तुम तो चुप करो, तुम तो सुबह खुद 10 बजे के बाद उठते हो, तुम कैसे ही चीज बताओगे। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे भले आपने जितनी ज्ञान की बात करी हो वो सारी फेल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप सुबह 10 बजे के बाद उठते हैं। कोई लॉजिक है इस बात का? नहीं है। 10 बजे के बाद उठना एक अलग चीज है, कोई ज्ञान की बात करना एक अलग चीज है। बट फिलहाल दिस इज अ फैलेसी, ये सही मान लीजिएगा। हाँ भाई 10 बजे के बाद उठता है, ये कैसे ही बात कर रहा होगा। तो दैट इज एड होमिनेम, अटैकिंग द पर्सन इंस्टेड ऑफ द इशू, या आर्ग्यूमेंट को फेस करने के बजाय पर्सन पे अटैक कर देना। अगला है स्ट्रॉ मैन फैलेसी। स्ट्रॉ मैन का क्या मतलब? स्ट्रॉ का मतलब होता है भूसा, है ना, और मैन का मतलब होता है आदमी। तो खेतों में चिड़िया वगैरह से फसलों को बचाने के लिए एक भूसे का आदमी रखा जाता है, मतलब वो आदमी जिसमें कोई जान नहीं है, नकली का आदमी रखा जाता है। तो उसी से रिलेटेड ये फैलेसी भी है। क्या फैलेसी है? मिस रिप्रेजेंटिंग समवन्स आर्ग्यूमेंट, है ना।
किसी व्यक्ति ने कोई बात करी, कोई आर्गुमेंट दिया और उसकी आर्गुमेंट से मेन बात ना पकड़ के कुछ अर्थ का अनर्थ पकड़ के उसका जवाब दे दिया या फिर प्रॉब्लम खड़ी कर दी। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और उसने कोई बात बोली, मतलब जैसे मान लीजिए उसने एक क्वेश्चन पूछा कि भाई आजकल जो है वो पॉल्यूशन बहुत हो रहा है। तो पॉल्यूशन हो रहा है इसका मतलब क्या है कि लोग केयरलेस हो गए हैं, है ना, यानी कि उसने कुछ ऐसा बोला। आंसर देने वाले ने आंसर किसका देना था, पॉल्यूशन का देना था, लेकिन आंसर देने वाले ने बोला कि केयरलेस कैसे बोल दिया तुमने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई केयरलेस बोलने की। और उसने 10 काम बता दिए कि देखो ये काम कितने एक्टिव के किए हैं, है ना। तो आई होप आप समझ रहे होगे, मिस रिप्रेजेंट करना किसी के आर्गुमेंट को, मतलब एक्चुअल इंसान या मतलब एक्चुअल आर्गुमेंट, एक्चुअल मैन ये था, लेकिन आंसर दिया गया स्ट्रॉ मैन का, मतलब एक भूसे का आदमी खुद से बनाया गया, एक नकली आर्गुमेंट खुद से बनाया गया, खुद ही समझ लिया किसी और ही चीज की बात हो रही है और फिर उसका आंसर दे दिया। घर में कॉमनली अगर हम देखें तो इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि मम्मी आपको कह रही हैं कि जाओ मार्केट से कुछ सामान ले आओ, लेकिन आप जो है वो मान लीजिए पबजी गेम खेल रहे हैं और कई घंटों से गेम खेल रहे हैं। अचानक आपको एक फ्लाइंग चप्पल रिसीव होता है और मम्मी आपको बोलती हैं कि तुम बैठे बैठे एकदम आलसी हो गए हो, कोई काम नहीं करते। और अचानक से आपने एक पॉइंट पकड़ा आलसी का, कि आलसी किसको बोल दिया भाई, सुबह 4 बजे कौन उठता है, या आपने 10 काम बता दिए कि ये काम कौन करता है, वो काम कौन करता है, कल 6 घंटा कौन जो है ये काम कर रहा था। तो आपने क्या करा, आपने आर्गुमेंट कुछ और ही पकड़ लिया, मिस रिप्रेजेंट कर दिया आर्गुमेंट को और एक स्ट्रॉ मैन बना के खुशी खुशी उसका आंसर दे दिया। ओके, अगला है फॉल्स कॉज की फैलेसी। फॉल्स कॉज का क्या मतलब है, झूठा कारण। यानी कि आपको पता है कि कोई भी कारण होता है उसका एक परिणाम होता है, यानी कि एक कॉज होता है उसका कोई इफेक्ट होता है। लेकिन जब कोई चीज हो रही है, कोई चीज परिणाम हुआ, कोई चीज घटित हुई और उसका कारण क्या था, सही कारण पे ना पहुंच के आपने कुछ भी मन से कारण बना लिया जो वाकई कारण था भी नहीं, तो उसको हम बोलते हैं फॉल्स कॉज, है ना। तो जैसे यहाँ पे पहले नंबर पे लिखा है मिस्टेकिंग कोरिलेशन फॉर कॉजेशन। जैसे मान लीजिए कि एक कार में 4 दोस्त जा रहे थे, ठीक है जी। उस कार का मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया जिसमें 3 दोस्त चले गए और एक दोस्त बचा। अब इसके मन में आया कि मैं ही क्यों बचा और ये 3 दोस्त क्यों चले गए। फिर उसको समझ में आया कि जब वो घर से निकला था तो उसकी मम्मी ने उसे दही खिलाई, तो उसने ये बोला कि हाँ भाई ये बात सही है कि घर से बाहर निकले तो दही खाना शुभ होता है, देखो भाई इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, कोई भी नहीं बचा लेकिन मैं बच गया। तो क्या ये बात सही है? ये मुझे लगता है कि एक फॉल्स कॉज है, कि मतलब हाँ सही बात है कि दही खाई, दही खा के निकला और एक्सीडेंट उसका नहीं हुआ, लेकिन उसके मन में ये एक कोरिलेशन बैठ गया, एक मिस्टेकिंग गलत कोरिलेशन बैठ गया कि दही खा के निकलोगे तो मृत्यु नहीं होगी। तो ऐसा तो नहीं है भाई, सेना का जो जवान है युद्ध के लिए निकलता है, तो अगर ये बात सही होती तो भाई वो दही खा के निकले तो फिर वो बच जाएगा, क्या इस बात की कोई प्रोबेबिलिटी है? नहीं, ये बिल्कुल गलत कोरिलेशन है। और ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति दही खाएगा तो वो अमर हो जाएगा, लेकिन उसने एक फॉल्स कॉज अपने मन में बैठा लिया। ओके, अगला है रेड हेरिंग। तो रेड हेरिंग का क्या मतलब है? रेड हेरिंग का मतलब है ध्यान भटकाना। तो यहाँ पे रेड हेरिंग में 4th ऑप्शन, डाइवर्टिंग अटेंशन टू अनदर इशू। जैसे मान लीजिए कि किसी से कोई सवाल किया गया और उसने ध्यान भटका दिया। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे कि भाई बच्चा जो है, उसकी मम्मी उसको मेले में ले गई, तो बहुत सारी चीजें देख रहा था, कुछ टॉयज वगैरह पड़े थे, कुछ खाने पीने का था, तो बच्चा बार बार कह रहा था मम्मी मुझे कुछ खाना है, मम्मी ये ले दो, मम्मी वो ले दो। तो मम्मी ने उसको क्या करा, मम्मी ने बोला देखो बेटा आसमान में ऊपर जा रहा है कौआ, है ना। तो बच्चे ने देखा ऊपर, खुश हो गया और ये सारे मुद्दे थे, ये सारे गायब हो गए। तो कभी भी किसी व्यक्ति का ध्यान भटका देना मुद्दे से, उसको हम कहते हैं रेड हेरिंग की फैलेसी, आर्गुमेंट की फैलेसी, डाइवर्टिंग अटेंशन टू अनदर इशू। जैसे
ये जितने भी हैं ये सारे आप आजकल जो पॉलिटिक्स वगैरह है उसमें देख सकते हो कि जिनसे भी क्वेश्चंस किए जाते हैं वो किस प्रकार के जवाब दे रहे हैं। 95% ऑफ टाइम वो जवाब जो होते हैं वो किसी ना किसी फैलेसी से ग्रस्त होते हैं। अब क्या है कि पढ़ाई लिखाई इतनी पॉपुलर है नहीं, प्रेवलेंट है नहीं हमारे चारों ओर, तो लोग इन सवाल, फैलेसी का मतलब ही है कि आपको सुन के लगता है बिल्कुल सही आर्गुमेंट है, लेकिन एक्चुअली उसमें फैलेसी होती है। अब क्योंकि आपको पता है तो आप अवेयर रहें, और कुछ भी आप पॉलिटिकली चीजें या मेन स्ट्रीम में कहीं पे भी आप चीजें सुनते हैं या किसी को अपने घर में चारों ओर कुछ बोलते हुए समझते हैं, तो ये आप समझें कि किस प्रकार की फैलेसी उस आर्ग्यूमेंट में हो सकती है। तो रेड हेरिंग आप देखते हैं पॉलिटिक्स में भी होती है कि भाई किसी से पूछा कि भाई आपने डेवलपमेंट क्या की, तो बोलता है कि हमने तो नहीं की, लेकिन 60 साल पहले जो था उसने क्या की वो बताओ। तो अपने से मुद्दे से छोड़ के व्यक्ति दूसरे पे चला जाए, तो ये भी एक प्रकार का रेड हेरिंग होता है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गई सारी फैलेसीज एक क्वेश्चन के माध्यम से, और इसलिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। फैलेसी का क्वेश्चन है लॉजिकल रीजनिंग से, जून 2025 में आया है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं तो ध्यान से समझो। Every one of us is mortal, therefore it is obvious that someday the human race will disappear from the earth। कह रहा है कि हम सभी मॉर्टल हैं, यानी हर व्यक्ति, एक एक व्यक्ति जो है वो एक दिन मरेगा, इसीलिए धीरे धीरे चल के कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं बचेगा और सब मर जाएंगे। तो कौन से प्रकार की फैलेसी है, आइए इस बात को समझते हैं। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो कि एवरी वन इज मॉर्टल, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो है उस पर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति मॉर्टल है। और उससे निष्कर्ष निकाला है कि एंटायर ह्यूमन रेस जो है वो भी मॉर्टल है, यानी जैसे एक व्यक्ति मर जाएगा तो पूरी ह्यूमन रेस भी मर जाएगी, है ना। तो फैलेसी है यहाँ पे। क्यों? ऐसा तो नहीं कि हर एक व्यक्ति मरता है तो पूरे इंसान एक साथ ही मर जाएंगे, वो निकाला गया है एक पर्सन से पूरे के बारे में, यानी पार्ट से होल के बारे में फैलेसी करी गई है। तो ये जो पार्ट से होल की फैलेसी वो क्या कहलाती है? फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। यदि एक कंपोनेंट की कोई फीचर है तो वो पूरे के पूरे होल पे भी अप्लाई होगी। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गाइस ये क्वेश्चन देखते हैं फैलेसी का, जून 2025 से। काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ध्यान से इसे समझना। लिखा है, इट इज इमोरल टू यूज टेक्स्ट बुक्स विद प्रोफेन वर्ड्स इन देम बिकॉज इट इज नॉट राइट फॉर आवर चिल्ड्रन टू बी एक्सपोज टू डिसरिस्पेक्टफुल एंड अगली वर्ड्स। कह रहा है कि अगर टेक्स्ट बुक जो है हमारी, जो हमारी बुक है, उसमें अगर बुरे शब्द हैं, है ना, प्रोफेन या इमोरल शब्द हैं, तो ये बुरे हैं। क्यों बुरे हैं? इसका कारण क्या दिया है? क्योंकि ये राइट नहीं है, ये इमोरल वर्ड्स टेक्स्ट बुक में डालना बुरे हैं क्योंकि ये नॉट राइट है फॉर आवर चिल्ड्रन, और जो भी रीजंस दिए। तो आप देखो कि जो चीज कारण में है वही चीज परिणाम में है, परिणाम में भी है कि जो प्रोफेन वर्ड्स हैं वो इमोरल हैं। क्यों? क्योंकि वो राइट नहीं है। तो इमोरल का मतलब ही होता है नॉट राइट। कुछ नया नहीं बताया जा रहा है कि भाई ये चीज बुरी है क्योंकि ये चीज बड़ी गंदी है। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आर्गुमेंट जो है वो सर्कल में घूम रहा है, जो कारण में है वही परिणाम में भी है। तो ऐसे आर्गुमेंट को हम लोग सर्कुलर आर्गुमेंट बोलते हैं, या फिर आप आर्गुमेंट इन सर्कल भी बोल सकते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। सो गाइस ये क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, जून 25 का, फैलेसी से क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग से। Which fallacy is committed in the following statement? God exists since it is written in the scriptures, since the scriptures are the words of God। कह रहा है गॉड एग्जिस्ट करता है। गॉड एग्जिस्ट करने का क्या रीजन है? क्योंकि ये स्क्रिप्चर में लिखा है, और स्क्रिप्चर क्या है? उसे गॉड ने लिखा है। तो मतलब क्या है? गॉड एग्जिस्ट करता है क्योंकि स्क्रिप्चर में लिखा है, स्क्रिप्चर में लिखा है क्योंकि उसे गॉड ने लिखा है, इसलिए गॉड एग्जिस्ट करता है। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, गॉड का एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए कि वो क्या कर रहा है? स्क्रिप्चर्स का यूज कर रहा है, और स्क्रिप्चर किसने लिखे हैं? वो गॉड ने लिखे हैं, है ना। तो इसका मतलब घूम फिर के बात गॉड पे ही आ रही है।
गॉड एग्जिस्ट सिंस इट्स रिटन इन द स्क्रिप्चर, कहाँ लिखा हुआ है? स्क्रिप्चर में लिखा है, इस किताब में लिखा है कि गॉड एग्जिस्ट करता है, इसलिए गॉड एग्जिस्ट करता होगा। क्यों? क्योंकि स्क्रिप्चर को गॉड ने ही लिखा है। तो भाई अगर स्क्रिप्चर में को गॉड ने लिखा है, ये बात को प्रूव करना है तो आपको कोई और डेटा देना होगा। स्क्रिप्चर में लिखा है गॉड एग्जिस्ट करता है और गॉड ने ही स्क्रिप्चर भी लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जहां से शुरू किया वहीं खत्म किया। जो चीज कारण है वही परिणाम भी है ना? तो यहां पे कभी भी ये सर्कुलर आर्ग्यूमेंट बन गया है कि जो कारण है वही परिणाम है, तो इसको हम सर्कुलर आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं, और एक और इसका नाम है बेगिंग द क्वेश्चन। तो सही जवाब हो जाएगा सेकेंड। ये क्वेश्चन फैलेसी से है, जून 2025 से। आइए इसको देखते हैं। Which fallacy is committed in the following statement? I can expect that you would not find any moral issue in making abortion illegal, since your ability to feel sympathy for the rights of the woman in a general way is very limited. कह रहा है कि मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं, मैं उम्मीद करता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको एबॉर्शन को इलीगल ठहराने में कोई ऐसा मॉरल इशू नहीं लगेगा, है ना? मतलब आप अगर एबॉर्शन को इलीगल बताते हैं तो इसमें आपको नैतिकता नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी जो क्षमता है सिंपैथी फील करने की और विमेन के राइट को फील करने की, वो बहुत कम है ना? बहुत ध्यान से समझना, हो सकता है आप इस चीज को ना समझ पाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे हिंदी में भी देख लेते हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि गर्भपात को अवैध बनाने में आपका कोई नैतिक मुद्दा नहीं मिलेगा, है ना? गर्भपात को आप अवैध बनाना चाहते हैं, कुछ भी आपको इसमें नैतिकता या अनैतिकता इस मुद्दे पे नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि आप महिला के अधिकारों और उनके लिए सहानुभूति तो आप कुछ महसूस करते नहीं है, तो आपको ये मुद्दा नैतिक अनैतिक नहीं दिखाई देगा, है ना? तो ध्यान समझो क्या हो रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति के पर्सनैलिटी पे या उसके प्रेफरेंस पे व्यंग कसा जा रहा है कि भाई आपको क्या फर्क पड़ता है इससे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई मिशन चल रहा है डॉग्स को बचाने का, कोई आंदोलन चल रहा है कि नहीं भाई डॉग्स को हम बचाएं, और कोई व्यक्ति है जो इस बात पे कमेंट करता है, वो खुद मान लो नॉन वेजिटेरियन है ना, और कोई इस व्यक्ति को बोले कि डॉग्स को बचाना ना बचाना का एक नैतिक मुद्दा है, मॉरल इशू है, लेकिन तुम क्या जानो, तुम तो खुद ही नॉन वेजिटेरियन व्यक्ति हो, है ना? अब इस बात को समझो ये क्या है, अगर आप किसी को बोलने कि भाई तुम क्या जानो, तुम खुद ही भाई नॉन वेजिटेरियन हो, तुम क्या डॉग्स के बातों को समझोगे या उनको बचाने के लिए पहल करोगे, या आपको कैसे वो मॉरल इशू लगेगा? तो यहाँ आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस व्यक्ति का जो पर्सनल लाइफ है या जो पर्सनल प्रेफरेंस है उस पे कमेंट कर रहे हैं। दैट इज एड होमिनम। किसी व्यक्ति के आर्गुमेंट के बजाय यदि आप क्या करते हैं, उसके पर्सनल प्रेफरेंसेस या उसके अंदर की कमी निकाल के आप उस पे शिकंजा कसते हैं, सो ये फैलेसी कहलाती है एड होमिनम फैलेसी। तो सेकंड ऑप्शन सही है। सो गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसी तरीके से आपको और वीडियोस और क्वेश्चंस पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, अगर आपको देखना है तो मेरे होम पेज पे यहाँ पे लाइन से अलग अलग सेक्शन के जो प्लेलिस्ट हैं वो बने हुए हैं, जरूर से देख लीजिए और आने वाले एग्जाम में ये आपको काफी मदद करेंगे। इसके अलावा हमारे पेड कोर्सेज की बात करते हैं तो फुल कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा सेक्शन वाइज अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अलग, टीचिंग एप्टीट्यूड अलग, तो उसकी भी अलग से कोर्स अवेलेबल हैं। दोनों में डेमो अवेलेबल है, तो डेमो के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, तो जो भी तरीका है, जो भी फीस है, किस तरीके से एक्सेस करते हैं, क्या क्या मिलेगा, डेमो कैसे देखते हैं, इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। सो गाइज आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।